अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। नॉर्मल से हटके दूसरी अपने ब्लॉग की बजाय कई इश्यूज हैं जिसमें फरमाइशें बहुत ज्यादा। कोर्ट स्टूडियो अपनी जगह चल रहा है, गपशप चाय की कॉफी के साथ कॉफी के कप पे वो एक अलहदा चल रहा है। एक फरमाइश जो की है कि जो फेमस एंकर हजरात हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत ज्यादा, जो कि चैनल्स पे आना जाना रहता है, उनकी अपनी फॉलोइंग है। और इंग्लैंड में सऊदीया से और अमेरिका से दोस्तों ने ख़ास फ़रमाइश की थी, वन एंड दी ओनली वन असदुल्ला खान साहब के हवाले से। देश परदेश प्रोग्राम इकट्ठा ये देखा जाता हाँ, है हाँ, हाँ। इंग्लैंड के, तो बिल्कुल। इनकी फ़ॉलोइंग बड़ी है। यानी अगर ये इंग्लैंड में जाकर भी कोई एंकर बनना पसंद करेंगे, तो इनकी फॉलोइंग फॉलोइंग वहाँ पर काफ़ी हो चुकी है, लोग इनको काफ़ी जानते हैं। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनसे वक़्त लिया, बहुत शुक्रिया आपका असद साहब। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए तो एज़ाज़ की बात है। मैं तो आपको पता है ना कि 2007 से जब चीफ जस्टिस की मूवमेंट चली थी उस वक़्त, तब से आपसे सीख रहे हैं और आज तक सीखने का अमल जारी है। साहब। आपने बड़ी मेहनत की है इस प्रोफ़ेशन के अंदर, और आपने जिस तरह कोशिश करके, और मैं आपको बारहा कहता था कि यूट्यूब चैनल से आप ज़रा दूर हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे अपने आप को बाकायदा रखें। चूँकि चैनल पे सारी कुछ बातें आप कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो खुल के जो बातें हैं ना, जो जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो यूट्यूब पे फ़ौरन अवेलेबल होती है। 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है, एक तो बिलअमूम जो है, और जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं उसके हवाले से बात है, और बिलख़ुसूस जो है वो एनए 75 के हवाले से बात है। वो आज की इलेक्शन कमीशन के सामने भी हियरिंग हुई है, वो भी आपको पता होगा। दूसरा 2-3 मिनट के लिए ज़रा परवेज़ रशीद साहब की जो हियरिंग थी सही। डिस्क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, जी, मिर्च जी। मसाला ज़रा वो फरमाइशें है ना, मिर्च सही है। मसाला थोड़ा-सा सुनना चाहते हैं, चूँकि आप इनसाइडर भी हैं और कोर्ट के अंदर भी थे, तो सही बता सकेंगे। प नहीं, सबसे पहला मैं जी। सवाल आपसे करता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन या ओवरऑल इलेक्शंस के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है? जी हाँ, बिल्कुल मेरे ख़्याल में अज़हर साहब आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है और इस मर्तबा तो उसने अपनी आज़ादी का बरमला इज़हार भी किया है। अभी हम समझ रहे थे कि अभी इलेक्शन कमीशन को थोड़ा मज़ीद जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वाक़ई कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई। फॉर्म 45 जो रात को भेजे गए थे वो और जो फिज़िकली सुबह देर से पहुँचे हैं, वो मैच करते हैं या नहीं करते। हमें लग रहा था कि थोड़ा जल्दबाज़ी में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी और उसकी वर्डिंग भी कुछ इस किस्म की थी जिसमें कहा गया था कि मिसाल के तौर पे एक लाइन उसमें ये लिखी हुई थी कि चीफ सेक्रेटरी से हमने राब्ता किया, 3 बजे तक उनसे राब्ता हुआ और उसके बाद उन्होंने खुद को अनअवेलेबल कर लिया। अच्छा, अब ये नहीं लिखा हुआ था कि वो चीफ सेक्रेटरी अनअवेलेबल हो गए या उनसे राब्ता नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को अनअवेलेबल कर लिया। तो इस इन सारी बातों से लगता है कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं, उनको वो किसी दबाव में नहीं हैं और आज उनकी जो है, वो जो पहली हियरिंग हुई है इस सिलसिले 75 के हवाले से, उसमें भी कुछ शवाहिद हमारे सामने आए हैं। तो बिल्कुल अभी तक ये लग रहा है कि नून लीग अगर ऑपोज़िशन जो है, वो खुश है कि उनके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब तो यही कहना चाहिए कि वो आज़ाद है और फैसला वही होगा जो मेरिट पर होगा। अच्छा, चूँकि आपने मैं अब ज़रा चुभता हुआ सवाल करूँगा आपके सामने, थोड़ा खट्टा, हाँ, थोड़ा मीठा। यानी हाँ। यहाँ तो बैठ के बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन बड़ा ज़बरदस्त है, आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। लेकिन दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन ट्राइब्यूनल परवेज़ रशीद के यानी फिक्स मैच का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मरियम नवीज़ साहिबा ने और नवाज़ साहिबा ने। वो ट्विटर में अपनी टीम से कहूँगा कि बैक एंड पे वो ज़रूर चलाएँ। तो ये क्या दोहरा म्यार है, जहाँ जीत रहे हैं वहाँ कुछ और है, जहाँ हार रहे हैं वहाँ कुछ और है, जहाँ फैसले इनके हक में हो रहे हैं वहाँ म्यार कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और है। ऐसा नहीं समझते आप? एक तो वैसे मुझे आज परवेज़ रशीद साहब की समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश तैयार की गई और 2019 में एक रजिस्टर बनाया गया। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये रजिस्टर सैफुल मुल्क खोखर के खिलाफ क्यों नहीं बना, राजा ज़फरुल हक के खिलाफ क्यों नहीं बना, मुशाहिदुल्लाह साहब अब तो वफ़ात पा गए, उनके खिलाफ रजिस्टर क्यों नहीं बना। ये खास परवेज़ रशीद साहब के खिलाफ ये रजिस्टर क्यों बनाया गया है, ये साजिश की वजह कोई रेलेवेंट होनी चाहिए। तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि साजिश हुई क्यों उनके खिलाफ। और फिर ये वाला जो रवैया है ना वैसे अज़हर साहब, ये सिर्फ़ ये इस हवाले से नहीं है, ये सिर्फ आप अगर ज़िमनी इलेक्शंस को भी देख लें ना, तो उसमें भी यही रवैया है। यानी ज़िमनी इलेक्शन में कुछ हलकों को आपने तस्लीम कर लिया। अब आपको याद होगा कि मरियम साहबा ने जो उस दिन ट्वीट की थी, जिसको उन्होंने कहा था बॉम्बशेल वीडियोज़ मैं अभी जारी करने वाली हूँ, फिर उन्होंने बॉम्बशेल इन्वर्टेड कॉमा बॉम्बशेल वीडियोज़ जो हैं वो जारी भी की। तो वो जो वीडियोज़ थी वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो वज़ीराबाद की थी, जो बाद में खुद उन लोगों ने तस्लीम किया, नून के लोगों ने, कि वज़ीराबाद की थी।
अब जिसकी वीडियोस आप जारी करके कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उसका नतीजा आप कबूल कर रहे हैं, लेकिन जिसमें आप दूसरा जो है वो नतीजा आप कबूल नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि, और देखें मैंने तो इस पर वीडियो भी की है अजहर साहब कि मेरे ख्याल में इस NA-75 का जो नतीजा अगर यही है, अभी तो अगर चलें फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है 1-2 दिन में, लेकिन अगर नतीजा यही है कि 1,01,000 वोट जो हैं वो सैयदा नौशीन इफ्तिखार के हैं और 1,08,000 वोट उनके हैं, जैसा कि पीटीआई ने दावा किया अली असद मलिक के, तो ये नताइज हैरानकुन तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1,01,000 वोट ही इनके वालिद साहब ने 2018 के इंतखाब में हासिल किए थे, जारिद शाह साहब ने, और जो 61,000 वोट लिए थे असद मलिक ने, उनके साथ एक आजाद उम्मीदवार ने 57,000 वोट लिए थे। वो आजाद उम्मीदवार इस दफा असद मलिक को सपोर्ट कर रहे थे, तो दोनों के मिला के उतने वोट आ गए जितने उनके पिछले दफा इकट्ठे आए थे, उससे 10,000 कम ही आया बल्कि। तो इसलिए ये आर्गुमेंट मुझे तो नहीं लगता कि धांधली हुई है या रोका गया है, क्योंकि अगर रोका गया होता तो नून लीग के वोट कम होने चाहिए थे। और दूसरी बात यह है इसमें कि ये खौफो हिरास का बार बार आर्गुमेंट इस्तेमाल किया गया आज भी कोर्ट में, वहां पर इलेक्शन कमीशन में एक पॉइंट जो नून लीग ने लिया, उन्होंने कहा कि चूंकि खौफो हिरास इतना फैलाया गया था, इस खौफो हिरास के फैलाने की वजह से वोटर कम निकले हैं, तो ये इलेक्शन दोबारा कराया जाए। लेकिन ये पैमाना क्या होगा, जैसा भी आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बता सकते हैं कि ये पैमाना कौन सा होगा कि वो जो वोटर घरों से खौफ का शिकार होकर नहीं निकले, वो नून लीग के थे या वो पीटीआई के थे। मतलब जब खौफ फैलता है तो फिर तो सभी के लोग कम निकलते हैं ना, फिर टर्न आउट ओवरऑल कम हो जाता है। तो ये अच्छा, आर्गुमेंट मेरा जी। बड़ी जबरदस्त बात आप लेके, हमारे यहाँ दहशतगर्दी की डेफिनेशन भी यही थी। दहशतगर्दी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, 7 मेंबर बेंच ने, वो दहशतगर्दी तो पहले हर कोई लगा देता था कि जनाब आया, फायर फायरिंग की, खौफ और आस फैल गया, दहशत फैल गई। तो ये एक नॉर्मल सी पोजीशन बना गया ना ये। और बुनियादी तौर पर जो मैं समझ पाया हूँ ना, आपने जो सवाल आप मेरे से साथ कर लिया, मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि ये मामला, आपने वो वीडियो जो मिसाल के तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर की, ये एक गाड़ी में बैठ रहा है, वो काले रंग की वर्दी पहनी है, बड़े आराम से वीडियो बना के बड़े प्लान के साथ बनाई जा रही है वीडियो। एक वीडियो जो दाढ़ी वाले साहब हैं, वो जिस तरह बनाएगी, वो पता लगा कि 2-2:30 बजे बनाई गई। आप यही समझ कि वो पूरे आर्किटेक्ट हैं, राणा सनाउल्लाह, अपना खास तौर पर एहसन इकबाल, जावेद लतीफ, उज़मा बुखारी, ये सारे लोग अलग, और पीटीआई इतनी बेवकूफ मैं तो कहूंगा निकली कि उन्होंने बकायदा उस्मान डार का इस्तीफा दिलवा के इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। आप ये आप ये सोचे ना सर कि पहले देखे ना, स्पेशल ब्रांच के 2 बंदे आते हैं, जैसे ही वो निकल के जाते हैं तो मीडिया के लोग आ जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जी वो ये तो डाकू और पुलिस का जो रिश्ता होता है, अगर पुलिस वो गई, आपको कैसे पता चला? ये तो प्लांटेड कहते हैं ना, इसको प्लांटेड कहते हैं ना, नाम ऐसे ही कोई चला के बाद में मीडिया के लोग बुला लेना, यानी बुनियादी तौर पर तो वो बंदे खुद ही भिजवाए उन्होंने, खुद ही बना के प्लांटेड सारी चीजें की। और बड़ा सिंपल सा इशू है, टर्नओवर वो खुद मान रहे हैं कि 88% है, शायद खाकान अब्बासी का 23 हल्कों का। वो बाद में 20 आए, आज गालबन 16 के बाद करीब रह गए। व्हाट्सएप से रिजल्ट आ चुका था और वो टैली हो चुका था। तो वो तो बुनियादी तौर पर मरियम नवाज साहिबा का अब जो खास तौर पर वो ये कहना है ना कि री इलेक्शन कराए जाए पूरे के, अब वो 23 हल्के या 20 हल्के से हट चुकी हैं। हालांकि मेरा ख्याल है इमरान खान ने ऐसा कह दिया है। आप क्या समझते हैं सारे मसले में? आज जैसे जो हेयरिंग हुई है ना, उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर आए थे, उनके मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि 14 फॉर्म ऐसे हैं जिनका डेटा मैच नहीं कर रहा, यानी व्हाट्सएप से आने वाला, और नून लीग के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो पोलिंग एजेंट के थ्रू जो आया है, जो उनके दस्तखत के साथ वो डेटा, और जो व्हाट्सएप आया वो मैच नहीं करता। 14 हल्कों में डिस्प्यूट है, 14 पोलिंग स्टेशन पे। अब 14 पोलिंग स्टेशन पे अगर डिस्प्यूट है, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे पोलिंग स्टेशन तो 360 पोलिंग स्टेशन में से बाकी जो 346 कितने हुए, 346 हो गए जी, 346 पे जो है वो तो डिस्प्यूट नहीं है। तो 346 पर अजहर साहब, मेरा सवाल यह है कि आपके और मेरे टैक्स का पैसा खर्च करके दोबारा 346 इलेक्शन हल्कों में पोलिंग स्टेशन पे क्यों इलेक्शन कराना चाहिए, जबकि टर्नआउट भी ठीक है, वहां पर कोई शिकायत ना नून लीग को है ना पीटीआई को है। तो रह गए 14, तो 14 पर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि इन पोलिंग स्टेशन पर हंगामा हुआ है, या इनके फॉर्म 14 मैच नहीं कर रहे, या यहाँ के बंदे गायब हुए हैं, तो 14 पे दोबारा कराए जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं करा दें, तो इसमें क्या आ जाए, पीटीआई खुद कह रही है। लेकिन ना ये तो हार है ना उनकी। अब मिसाल के तौर पर आपको पता है कि असल जो बात आप जो समझ रहे हैं कि जैसे परवेज रशीद साहब चेयरमैन सेनेट के, मैं समझता हूँ उम्मीदवार थे, यूसुफ रज़ाक गिलानी या वदम एतमाद के वाले से, असल जो लड़ाई वो ये नहीं है कि 14 करनी है, वो कभी भी 14 पे तैयार नहीं होंगे। वो चाहेंगे ये इलेक्शन हो ही ना हो, ताकि क्योंकि इधर से सीट जीत चुके हैं।
पीटीआई वाले सीट जीत चुके हैं, तो 1 वोट का इजाफा होना है। इसीलिए इमरान खान ने बड़ा इंटेलिजेंटली ये कह दिया है, तो वो ये नहीं चाहेंगे ये सीट जो है ना उनके हाथ से चली जाए पीटीआई को। तो वो तो फिर अदम एतमाद का जो प्लान है, या यूसुफ रज़ाक गिलानी को चेयरमैन सेनेट के हवाले से लाने वाली बातें, वो तो सारी गलत साबित हो जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर मिसाल के तौर पर पीटीआई अगर ये जीत जाती है, तो इनकी पोजीशन आप नहीं समझते कि अपना हफीज शेख के हवाले से बहुत बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल हफीज शेख तो मुझे वैसे भी खतरे में नहीं लग रहे आज़र साहब। उसकी वजह ये है कि 171 का नंबर पूरा करना जो है ना, वो ऑपोजिशन के बस की बात नहीं है। अगर 171 का नंबर पूरा आज हो जाए ना, तो सेनेट इलेक्शन को छोड़ें, ये तरीके-ए-तमाद लेकर आएंगे, पहले ले आएंगे, कल ले आएंगे। ये कहेंगे सेनेट इलेक्शन तो बड़ी छोटी बात है, हमारे पास 171 का नंबर पूरा हो गया है। अब ये यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाने के लिए 171 वोट इनको चाहिए, और 171 वोट 172 वोटों से इनकी तरीके-ए-तमाद आ जाती है। तो अगर इनके पास नंबर पूरा होगा, तो आप सोचिए कि क्या एक सेनेट की सीट हासिल करना को तरजीह देंगे, या तरीके-ए-तमाद लाके इन हाउस तब्दीली को वो तरजीह देंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ये नंबर पूरे हैं। और फिर आपको पता है कि जिन्होंने नंबर पूरे करने होते हैं, तो वो जो है क्या धुंध की लपेट में है, वो क्या छुट्टियों पर हैं, वो बैंकॉक गए हुए हैं, वो इस तरह तो नहीं होता। आपको पता ही है, एक फरीक थोड़ी खेलेगा। ऐसा ऐसा सब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं बड़ी जेन्युइन बात है, इस हवाले से है। लेकिन आप, मैं फर्क थोड़ा सा बताता हूँ। सेनेट के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड से अगर कहें तो डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती, आर्टिकल 63 ये नहीं लगता। लेकिन जब वजीर आजम का अदम एतमाद का या नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस वोट अगर आप देंगे, तो आर्टिकल 63A इफेक्टिव हो जाता है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो आपने बड़ी पते की बात की है, मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई थी कि वो बजाय अगर उनके पास वोट पूरे हों, तो वो सीधा बराह रास्त अदम एतमाद में एक दफा फारिग करें उनको, और उसके बाद जो प्लानिंग है उनके ऊपर, उनके लिए सेनेट का इलेक्शन भी जीतना आसान हो जाएगा। उन्हें पता है वजीर आजम को गिरा दिया है, तो आप वाली इस बात में वजन बहुत है। अच्छा, आप अब क्या देखते हैं एनए 75 के हवाले से? आप इलेक्शन कमीशन का मुतवक्को रिजल्ट क्या देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? मुझे ये लगता है कि 14 हलकों में, या ज्यादा से ज्यादा 20 पोलिंग हलकों कह रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन पे 14 पे, ज्यादा से ज्यादा 20 पे, कि जिनके फॉर्म 45 लेट पहुंचे हैं, उन पर रीपोलिंग होगी। पूरे हलके में रीपोलिंग होने का जवाब मुझे समझ नहीं आता, और कन्विंस्ड भी नजर नहीं आता इलेक्शन कमीशन के जी। और की आर्गुमेंट भी आज हुआ कि जी जब नून लीग ने ये आर्गुमेंट पेश किया कि चूंकि खौफो हिरास का आलम था, तो दोबारा कराया जाए। तो दोबारा कौन इंश्योर करेगा कि खौफो हिरास का आलम नहीं होगा? अच्छा, चलें अगर होगा भी, और दूसरा ये है कि ये क्या किसी एक पार्टी पर थोड़ी वोटर को खौफ-ए-राज़ का शिकार हुआ है, वो तो फिर सारी पार्टीज़ पर उसका इम्पैक्ट आता है, तो ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर ये है कि अगर इस उसूल पे जाएँगे, तो पाकिस्तान में आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं, वो तो फिर आप अभी 2018 के इंतखाबात में भी कई आपको दोबारा कराने पड़ेंगे। जिन-जिन हलकों में लड़ाई-झगड़े के वाक़यात हुए थे, आप दोबारा कराएँ इलेक्शंस वहाँ पर। तो ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता कि ये सारा री-इलेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 हलकों पर पोलिंग होगी, और 14 पर तो ज़रूर होगी, ये मुझे नज़र आता है। अच्छा, अच्छा, मैं सिंपल सी बात, आप नहीं समझते कि यहाँ बहुत बड़ी गलती थी हमारी कि ये इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान के अंदर, हम फौज और जो हमारे रेंजर्स वगैरह के अलावा बहुत मुश्किल है हम पुरअमन करवा सकें, ये सबूत है इस बात का? इसमें इसमें हर्जी क्या है अज़हर साहब? मुझे ये समझ नहीं आती कि फौज पाकिस्तान का इदारा है ना, भारत की फौज तो आके इलेक्शन नहीं करा रही। पाकिस्तान ही का इदारा अगर मुआवनत कर रहा है एक काम को खुश आइन तरीके से करने में, तो इसमें आपको एतराज क्या हो सकता है? आप देखें ना, आपने तस्लीम कर लिया जब आप कहते हैं कि फौज के बाद इलेक्शन ना कराएं। आज आप कह रहे हैं कि फौज के बाद नहीं हुआ, तो देखें खौफ-ए-राज़ का शिकार हुआ है, और फायरिंग हुई है, और लोग डर गए हैं, और जानें भी चली गई हैं। तो आप फिर ये तस्लीम ही कर रहे हैं ना, उसी आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो आर्गुमेंट था कि फौज के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। तो जब तक अल्लाह करे कि वो दिन आए कि पाकिस्तान में बहुत ही पुरअमन तरीके से जो है वो इलेक्शन हो, लेकिन जब तक वो नहीं आता, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं, तो उन ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक ही फैसला करना होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं रहता पाकिस्तान में हूँ और मैं फॉलो करूं यूके में या अमेरिका में होने वाले इलेक्शंस के तरीक़ाकार को। तो वो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में कि ग्राउंड पर रहते हुए। तो यहाँ पर अगर आपने एक फार्मूला अपनाया है तो फौज के मुताबिक के मुआवनत से इलेक्शन होते हैं और पुरअमन हो जाते हैं, तो इसमें हर्ज ही नहीं है, ये तो एस्टैब्लिश हो जाता है पॉइंट। अब खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात मैं चाहूंगा, वो जो मुतवक्का चेयरमैन सेनेट के मरियम नवाज साहिबा के फिक्स्ड जिसके बारे में इलेक्शन का जो जिक्र करती हैं, वो उम्मीदवार को तो बहुत मुंह की खाना पड़ी है। वो नमाज़ें बख्शवाने आए थे, रोजे गले पड़ गए।
वो आए थे सिर्फ 95 लाख का ढिंढोरा लेकर, वो अताउल्लाह कासमी की जजमेंट सामने आ गई है। आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं ये जो सो कॉल्ड मुतवक्के जो है चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का हाल क्या देख रहे हैं परवेज रशीद? अब मैं ये तो ना तवक्को करूँ कि सैफुल मुलूक होकर अगले चेयरमैन सेनेट हैं। ये तो नहीं करना चाहिए। देखिए चेयरमैन सेनेट तो ख़ैर उन्होंने नहीं बनना था। उन्होंने नाम तो मरियम की बड़ी ख़्वाहिश थी कि अंकल परवेज़ रशीद जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बने और उन्होंने मौलाना फजल रहमान से जाके पर्ची वाले साहब हैं, आपको पता तो है, पर्ची के लिए बढ़िया। लेकिन वैसे मेरा ख़्याल है कि जो आप एक नुक्ते पर गौर तो करें थोड़ा-सा। जो परवेज़ रशीद साहब के मामले में वकला खड़े हुए थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वग़ैरह, वो कोई शहबाज शरीफ के ज़्यादा करीबी तो नहीं है? देखिए ये बात बड़ी जबरदस्त आपने कर दी है। नाम भी वो ले आई, एक आया था खालिद आसक, दोस्त है हमारे, वो अपनी जगह है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखिए अगर ये डिमांड थी, ये डिमांड कहीं ना कहीं जाते कोर्ट में स्टे करा लेते। यानी अगर आप कहते थे ये डिस्प्यूटेड थी, आपने नहीं कराया, और आपके पास वो अताउल्लाह कासमी की जजमेंट का भी स्टे मौजूद नहीं है, कोई अपील नहीं, अपील में भी झूठ बोला उन्होंने। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर वो लेके भी जाना था उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में, वो रिव्यू में सस्पेंड नहीं हुई, तो यानी मशवरा देने वाले मरवा गए हैं वैसे मेरा ख्याल। यानी वकील लंदन से आने चाहिए थे, वकील जो है ना वो मॉडल टाउन से आए हैं मुझे लग रहा है परवेज़ रशीद साहब के। चले, बहुत शुक्रिया आपका अफसर साहब, दोबारा फिर आपको गाय हम तकलीफ देते रहेंगे, इजाजत दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू।